हेलो एवरीवन। अब हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पोलर प्लॉट देखा था और ये जाना था कि नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए पोलर प्लॉट बेसिक चीज़ है। ठीक है, पहले हम पोलर बनाएंगे तभी हम नाइक्विस्ट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या कहता है, देखो, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ रूट्स of a characteristic equation of a control system in a specified region of S-plane. From the stability point of view, the specified region being the entire right hand side beyond the imaginary axis of complex S-plane. Right? एक बार और सुन लो. The Nyquist criteria is used to identify the presence of roots of a characteristic equation of a control system in a specified region of S-plane. From the stability point of view, the specified region being the entire right hand side beyond the imaginary axis of complex S-plane. ठीक ना? मतलब क्या हुआ कि जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है वो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका कोई रूट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई रूट आपके एक स्पेसिफाइड रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं, और वो स्पेसिफाइड रीजन क्या बनाया गया है, एंटायर राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ठीक, अच्छा, आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी रूट राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में आता है, लाई करता है, तो सिस्टम आपका क्या बन जाता है, अनस्टेबल। ठीक ना? तो नाइक्विस्ट ने अनस्टेबिलिटी को ही लेकर अपना कंसेप्ट दिया कि अगर एक भी रूट हमारा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में आता है तो हम क्या बता देंगे कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक, अगर नहीं है एक भी रूट तो सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। ठीक, क्लियर है जी। तो हमने कॉन्सेंट्रेट किस पर किया, नाइक्विस्ट ने कॉन्सेंट्रेट किस पर किया, नाइक्विस्ट ने कॉन्सेंट्रेट किया राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन पे। ठीक, अब राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन को उन्होंने एक स्पेसिफाइड रीजन बना दिया और उस रीजन में ये चेक करेंगे कि क्या कोई रूट उस स्पेसिफाइड रीजन में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम उसको कह देंगे कि सिस्टम अनस्टेबल है। और उसी स्पेसिफाइड रीजन के लिए इन्होंने क्या बनाया, नाइक्विस्ट क्या बोलते हैं, कॉन्टूर, नाइक्विस्ट कॉन्टूर। राइट, द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया differs from the Routh-Hurwitz criteria in following respect. First, the open loop transfer function GSHS is considered instead of closed loop characteristic equation 1 plus GSHS is equal to 0. Means आपका जो Routh-Hurwitz criteria था वो पूरा क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेकर चल रहा था, जबकि जो आपका नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है वो सिर्फ आपके GSHS पर ही सॉल्व होता है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ GSHS को ध्यान देना है कि आपका GSHS जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसा है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफिकल प्लॉट ऑफ GSHS enables to get more than yes or no answers. मीन्स आपको जो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया था वहाँ से सिर्फ ये पता लगता था कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, यस और नो, जबकि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से आपको सिर्फ यस और नो नहीं पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि कितने रूट्स आपके राइट साइड ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि किस एक्सटेंट तक आपका सिस्टम स्टेबल है। ठीक है ना? मैपिंग ऑफ एस प्लेन टू GSHS प्लेन। जब हम नाइक्विस्ट प्लॉट करते हैं तो हमें पहले एस प्लेन और GSHS प्लेन को समझना होगा। ठीक ना? जैसा पोलर प्लॉट में मैंने बताया था कि पोलर प्लॉट में आप जब प्लॉट करते हो GSHS को लेकर तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनता है, -1 प्लस J0। ठीक ना? अच्छा, अगर हम -1 प्लस J0 को अभी किनारे कर दें
और सिर्फ हम GSHS और S को लेकर चलें, ठीक ना। तो S क्या है? S कोई एक पॉइंट है S प्लेन में। S क्या है? कोई एक पॉइंट है S प्लेन में। और GSHS क्या है? एक फंक्शन है, ठीक। उस फंक्शन की वैल्यू है उस S पर, ठीक है जी। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पर है कि ये जो प्लॉट है लेफ्ट साइड वाला, इसमें आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक है S A, एक है S B, मीन्स S की 2 वैल्यूज हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं 2, और उन दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पर GSHS की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, ठीक, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो आपका S है, इसका ओरिजिन कहाँ होगा? 0 पे होगा ना। इसका ओरिजिन कहाँ पर होगा? 0 पे होगा, ठीक। लेकिन जो आपका GSHS बन रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ बन रहा है? GSHS जो आपका ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उसको जब आप सॉल्व करते हो S के लिए, तो उसके जीरोज आपके कहाँ मिलते हैं? उसके जीरोज मिलते हैं -1.5 पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे अगर सिस्टम अलग अलग सिस्टम हुए तो उनका जीरो ऐसे ही वैरी करता रहेगा, ठीक ना। उनका जीरो वैरी करता रहेगा। तो हम अगर वैरी करते हुए सिस्टम को लेंगे कि किसी का जीरो कहीं है, किसी का जीरो कहीं है, तो हम एक अपना जो है कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे। कंसेप्ट बनाने में हमें दिक्कत होगी कि हम कहाँ पर अपना जीरो कंसंट्रेट करें, ठीक। इसलिए इन्होंने, नाइक्विस्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम अपने जीरो को पहले कंसंट्रेट कर लें कि कहाँ पर है, ठीक। जीरो एंड पोल्स, हम अपने पोल्स एंड जीरोस को कंसंट्रेट कर लें कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो इसके जीरोस जब हमने देखे कि GSHS जब हम प्लेन बनाते हैं तो GSHS 0 पूरा होगा कहाँ पर? S इज इक्वल टू -1.5 पे, ठीक ना। इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो हम क्या कहेंगे? S इज इक्वल टू -1.5 पे GSHS क्या हो रहा है? 0। मीन्स कि ये जो लेफ्ट वाला प्लेन है, ये जो S प्लेन है, इसमें आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस वैरी कर सकते हैं अलग अलग जगह, लेकिन जो यहाँ पर आपका राइट साइड में GSHS प्लेन है, यहाँ पर जो भी आपका जीरो आएगा वो कहाँ आएगा? इसी जीरो पर, इसी ओरिजिन पर आएगा, ठीक ना। मीन्स इसके आप जीरोस ले या इसके आप पोल्स ले, दोनों ही कहाँ कंसंट्रेट करेंगे? इस ओरिजिन पर, ठीक ना। अब हमें क्या करना है? हमें बस ये पता करना है कि वहाँ कितने जीरोस हैं और कितने पोल्स हैं, ठीक है। तो वो पता करने के लिए आपके पास एक तरीका है। पोल्स तो आप पता कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं, ठीक ना। पोल्स आप इजीली पता कर सकते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, क्योंकि अगर ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है तो उसको फैक्टराइज करके, उसको सॉल्व करके आप उसके पोल्स पता कर सकते हैं, कितने पोल्स हैं और कहाँ कहाँ है, ये भी आप बता सकते हैं कितने पोल्स हैं और कहाँ कहाँ है, कितने राइट साइड लाई कर रहे हैं, कितने लेफ्ट साइड लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना कि हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स की बात कर रहे हैं जिन पर सिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स की बात कर रहे हैं जिन पर सिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती। सिस्टम की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स पर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स पर नहीं, ठीक ना। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स आपके कहाँ लाई कर रहे हैं ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है, उसको फैक्टराइज करके, उसको सॉल्व करके, डिनोमिनेटर को सॉल्व करके, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, जब हम GSHS को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक ना, GSHS को जब हम ओरिजिन मान लेते हैं तब वहाँ से फिर आपका नाइक्विस्ट क्राइटेरिया शुरू होता है। नाइक्विस्ट ने कहा कि भाई हमने अब GSHS को ओरिजिन मान, GSHS का 0 हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक ना, लेकिन 1 + GSHS का हम क्या करेंगे? तो वहाँ के लिए हमने क्या कहा कि GSHS इज इक्वल टू -1, तो -1 पर उसका ओरिजिन शिफ्ट कर दो, -1 पर उसका ओरिजिन शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अब जो ओरिजिन आपका 0 पर था वो ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया? GSHS प्लेन में -1 पे। तो जो काम हम 0 के लिए कर रहे थे वो काम हम किसके लिए करेंगे? -1 के लिए करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अभी क्लियर हो जाएगा आगे और। अच्छा, एक ही एग्जाम्पल है, देखो,
let in the S plane S is traversing a closed path in clockwise direction and the transfer function under consideration has 2 zeros. ठीक, जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है उसमें 2 zeros हैं. ठीक, और जो उसका एस प्लेन है उसमें एस वेरी कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है. कहाँ से कहाँ तक? एस ए टू एस बी, एस बी टू एस सी टू एस डी एंड अगेन एस डी टू एस ए. अब 2 zeros हैं, एक है Z1 और एक है Z2. ठीक है जी. वन लाइज इनसाइड द क्लोज पाथ एंड द अदर आउटसाइड द क्लोज पाथ. हमने एक क्लोज पाथ माना है, एस को ट्रेवर्स करा के एक क्लोज पाथ माना है एस प्लेन में. ठीक है, जो सिर्फ Z1 को एनक्लोज कर रहा है, Z2 को एनक्लोज नहीं कर रहा. ठीक ना. अब होगा क्या कि जो हमारा GSHS होगा वो कैसा होगा? S माइनस Z1 इंटू S माइनस Z2, इसी टाइप का होगा. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा पाथ है, जो पाथ हमने चूज किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चूज किया है. एस ए टू एस बी, एस बी टू एस सी टू एस डी एंड अगेन एस डी टू एस ए. राइट. φ1 एंड φ2 क्या है? φ1 एंड φ2 आर द फेज एंगल्स ऑफ फेजर M1 एंड M2. ठीक ना. M1 और M2 जो फेजर आप ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से, उसके वो क्या है? एंगल्स हैं, फेज एंगल्स हैं. ठीक, तो ये ओरिजिन से नहीं ड्रॉ किया गया है, ये क्या किया गया है? दोनों जीरोज से आपके पोल्स पर ड्रॉ किए गए हैं फेजर. मींस जो एस ट्रेवर्स कर रहा है उन पॉइंट्स पर आपने ड्रॉ किए हैं फेजर. उन फेजर की वैल्यू है M1 एंड M2. ठीक ना. दैट इज φ1 एंड φ2. ठीक है जी. तो अब आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि GSA इंटू HSA क्या बनेगा? M1 इंटू M2. एंगल ऑफ GSA HSA क्या बनेगा? φ1 प्लस φ2. ठीक. अच्छा, जब इसको हम रोटेट करेंगे, एज एस ट्रेवर्सिंग द पाथ देयर इज अ चेंज ऑफ -2 पाई इन द फेज ऑफ फेजर M1. जब इसको हम ट्रेवर्स कराएंगे तो क्या होगा? M1 SA टू SD, SB टू SC, SB टू SD एंड SD टू SA पूरा कितना डिग्री घूमेगा? -2 पाई एंगल घूमेगा. ठीक ना. तो फेज चेंज कितना हुआ? -2 पाई का. ठीक ना. जबकि जो आपका ये है फेज φ2 है M2 के लिए, उसके फेजर में कोई खास चेंज नहीं आएगा. ठीक ना. उसके फेजर में कोई खास चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको हम जीरो मान सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं. तो φ1 और φ2 दोनों को अगर हम कंबाइंड देखें, कंबाइंड इफेक्ट क्या बताता है कि फेज चेंज कितना हो रहा है? फेज चेंज आपका हो रहा है -2 पाई का. फेज चेंज कितना हुआ? -2 पाई का. ठीक. Therefore, if the number of zeros of GSHS located in a specified region in S plane is Z and the independent boundary of such a region in clockwise direction, the corresponding change in the argument of, that is phase of GSHS in GSHS plane is -2 pi Z. एक ही पोल अंदर था तो -2 पाई आपका फेज चेंज आया. अगर 2 पोल अंदर होते तो -4 पाई आपका फेज चेंज आता. 3 होते तो -6 पाई आता. मीन्स -2 पाई Z आपका फेज चेंज होता है, आर्ग्यूमेंट आता है. ठीक है. Similarly, if the number of poles of GSHS in a specified region in S plane is P and the independent variable S is varied along a path closing the boundary of such a region in clockwise direction, the corresponding change in the argument, उसमें अब कितना आएगा? अगर 0 है तो -2 पाई Z का आता है चेंज इन फेज, और अगर पोल आता है वहां पे तो कितना आ जाएगा? +2 पाई P.
पोल आता है तो कितना हो जाएगा प्लस 2 पाई पी। चूँकि पोल आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है तो उसको जब आप ऊपर ले जाते हो, ठीक ना, एंगल कैलकुलेट करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो पहले आपका -2 पाई जेड था, अभी क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई पी। क्लियर है? तो कंसीडरिंग Z zeros and P poles of GSHS together as located inside a specified region in S plane, ठीक ना, in S plane and S being varied along a closed path making the boundary of such region in clockwise direction, the mathematical expression for corresponding change in the argument of GSHS, तो वो कितना बनेगा? जब आप इसको सॉल्व करते हो तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 2 पाई p माइनस जेड। दिस इज द चेंज इन आर्ग्यूमेंट 2 पाई p माइनस जेड, रिजल्टेंट चेंज इन आर्ग्यूमेंट। ठीक ना? इसी पर आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर आपको ये पता हो कि आपके नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इनसाइड द स्पेसिफाइड पाथ, ठीक ना, तो और आपको ये पता हो कि चेंज इन आर्ग्यूमेंट कितना हुआ, तो आप उसके नंबर ऑफ ज़ीरोस पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो एक पोल है, ठीक ना, एक पोल है और आपने स्पेसिफाइड पाथ क्या लिया है SA to SB, SB to SC एंड देन SD एंड देन SC। ठीक है, ये पाथ आपने लिया है। इस पाथ के अंदर एक पोल है P1 और आर्ग्यूमेंट कितना हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग शेप ऑफ GSHS प्लॉट इन GSHS प्लेन, वो कितना है, चेंज इन आर्ग्यूमेंट आ रहा है आपका -2 पाई का। ठीक है, चेंज इन आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, -2 पाई का। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब नेगेटिव एंगल है। ठीक ना, नेगेटिव एंगल हुआ तो कितना हो गया -2 पाई चेंज इन आर्ग्यूमेंट हुआ। तो चेंज इन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू p माइनस जेड। तो -2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पोल 1 है 1 माइनस जेड, कितने जीरोज आए 2, सो देयर आर 2 जीरोज इन द सिस्टम। ठीक ना? अच्छा, अगर ये है आपका 2 पोल अंदर है, ठीक ना, 2 पोल आपके हैं अंदर स्पेसिफाइड पाथ में और इसका जो प्लॉट आता है वो इस टाइप से आता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव चेंज इन आर्ग्यूमेंट और अभी भी 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई चेंज इन आर्ग्यूमेंट आ रहा है मतलब कि आप अब क्या करेंगे, इसमें जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे। 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई p माइनस जेड, 2 माइनस जेड, तो z कितना हो जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, मतलब एक जीरो इसमें सिस्टम में है। तो जब पोल्स डोमिनेट होंगे तो आपका जो पाथ का डायरेक्शन होगा प्लॉट में, GSHS प्लॉट में, वो रिवर्स हो जाएगा और जब जीरोस डोमिनेंट होंगे तो आपका जो पाथ का डायरेक्शन होगा वो एज इट इज रह जाएगा। जैसे पहले वाले कंडीशन में आप देखिए, आपका एक पोल था, 2 जीरोस थे, ठीक ना, तो जीरोस डोमिनेंट है। आपका एस डोमेन में जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका GSHS प्लेन में भी आया। ठीक है, लेकिन नीचे वाले केस में आप देखिए एक जीरो है और 2 पोल है, पोल्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जब पोल्स डोमिनेट करेंगे तो एस प्लेन में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो GSHS प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है। ठीक है, अच्छा, अभी क्या है, आपका एक भी पोल या जीरो, एक भी पोल इसके अंदर नहीं है कि क्या नाम है, अंदर स्पेसिफाइड पाथ के अंदर एक भी पोल नहीं है और इसका जो ग्राफ आ रहा है, प्लॉट आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है। ठीक ना, ये भी ओरिजिन को कहीं भी इसने एनसर्कल नहीं किया है। इन दोनों में आप देखिए ओरिजिन को एनसर्कल किया है ऊपर वाले में, तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट हमने देखा, चेंज इन आर्ग्यूमेंट देखा, कितना आ रहा था, एक में -2 पाई, एक में +2 पाई। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन का एनसर्कलमेंट नहीं हुआ है, ओरिजिन के बाहर है, तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट 0 हो जाता है, मीन्स चेंज इन आर्ग्यूमेंट 0 हो जाता है। ठीक ना, तो चेंज इन आर्ग्यूमेंट 0,
तो 0 इज इक्वल टू 2 पाई 0 माइनस जेड, जेड कितना आ गया 0, ना तो इसमें कोई पोल है ना कोई 0 है। ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन देखो नीचे वाला, इसमें कह रहा है कि 2 पोल्स है। ठीक, अब जब 2 पोल्स होंगे, ठीक ना, और आपका स्पेसिफाइड पाथ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उसका जो आपका बन रहा है GSHS प्लेन में जो प्लॉट बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, और ओरिजिन को कितनी बार एनसर्कल कर रहा है, 2 बार एनसर्कल कर रहा है। ध्यान दो, 2 बार एनसर्कल करेगा तो चेंज इन आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा 4 पाई, और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस 4 पाई। ठीक ना, तो 4 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 माइनस जेड। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो तो 0 एक भी नहीं आता है, 0 जीरोस आते हैं। ठीक ना, क्लियर है। तो ये है आपका मैपिंग एस प्लेन टू GSHS प्लेन की मैपिंग है। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उससे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, नाइक्विस्ट कंटूर के बारे में जानेंगे। वो काम अब हम अगले वीडियो में करेंगे।